हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जुड़ा हुआ हूं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। आप सभी लोग जानते हैं कि सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, इनकी भर्तियां बहुत जल्द ही आने वाली है। तो आप सभी लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों को बता दूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के अंदर जो सेकेंड पेपर होता है मैथमेटिक्स का, उसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंतर्गत आज अपना ये लास्ट लेक्चर है। आज अपन 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट टॉपिक अपना रहेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के जो नियम है उससे रिलेटेड। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इक्विड्स डिवीजन लाइमा जो है वो पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उसको अपन कंप्लीट करेंगे। और इस पूरे के पूरे नंबर सिस्टम टॉपिक को आज अपन यहां पर जो है समाप्त करने वाले हैं। और तीसरा ये आज अपना लेक्चर रहने वाला है। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और हमारे चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है उसको देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। आप सभी लोगों को इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट जो है लगातार मिलता रहेगा मेरे द्वारा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और आप रेगुलर जो है शाम को 6 बजे जुड़ना नहीं भूलें। 6 बजे ये क्लास होती है। देखिए, कल अपन ने टॉपिक डाल दिया था घातांक के नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। यदि कोई विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम का है तो जरूर से जो है इंग्लिश मीडियम में भी लिख लेवे। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले अपने कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि घातांक क्या होती है, घात क्या होती है और आधार क्या होता है। क्योंकि अगर ये चीज हमें पता नहीं है तो हम ये, जब मैं बार बार बोलूंगा कि पावर ये आ गई, घात ये आ गई, आधार ये, बेस ये, तो आप बोलोगे ये क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपने कई बार देखा होगा, कोई मान लो एक ए संख्या है, ठीक है, और इस ए संख्या के ऊपर मान लीजिए कोई एक संख्या लगा दी गई बी। ए के ऊपर क्या लगा दी गई, बी संख्या लगा दी गई। तो जो ये ऊपर वाली संख्या है बेटा, ये जो ऊपर वाली संख्या है बच्चा पार्टी या मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वो जो बी है आपका, ये क्या कहलाएगा, आपकी पावर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पावर, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं घात। क्या कहते हैं, घात कहते हैं। और जो अपने पास में नीचे ए आ रहा है, ये ए आपका क्या कहलाएगा, तो ए आपका कहलाता है आधार, जिसे इंग्लिश में अपन कहेंगे बेस। ये क्या है, अपना आधार है, जिसे अपन कहेंगे बेस। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। समझ में आ गई बात। तो घातांक के नियम में ए की पावर है बी, बी यानी कि हो गया आपका पावर, जो ऊपर आती है वो संख्या, और नीचे जो है आपके पास क्या आ गया, आधार यानी कि बेस। आप सभी लोग जानते हो कि पावर किसके पास होती है, जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं उनके पास में। तो ऊपर आने वाली चीज को क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। अब देखिएगा इस पावर का मीनिंग क्या होता है। पावर का मीनिंग है, मान लीजिए लिखा कहीं पर 3 की पावर 2। क्या लिख दिया, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 लिखते ही आप बताइए कि यहां पर अब जो है 3 की पावर 2 ये क्या है। 3 की पावर 2 का मतलब हो गया यहां पर बेसिकली कि 3 × 3। सर 3 × 3 ही क्यों किया, क्योंकि जो पावर होती है, जो ये ऊपर वाली संख्या है ना, पावर जिसे अपन कह रहे हैं घात, उतनी ही बार उस संख्या का गुणा करना होता है। तो 3 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है 2, घात कितनी है 2। तो 3 × 3 कर दिया। 3 × 3 कितना होता है, तो 3 × 3 9 होता है। कितना होता है, 9 होता है। ऐसे ही आप देखिए आगे एक चीज आ जाती है अपने पास में। मान लो लिख लिया 3 की पावर 3। कितना लिखा, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 का 3 बार गुणा करना है। करिए, 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 27। ऐसे ही देख लीजिए अपने पास आता है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब हो गया कि 3 का गुणा 4 बार। 3 का गुणा 3 बार करने पर कितना आ रहा था, 27। और एक बार और कर लो, यानी 27 × 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो बस यही है आपके घात और पावर का मतलब। आपके
पावर का मतलब यही होता है कि जो संख्या के ऊपर जितनी पावर है उतनी बार उस संख्या का गुणा करिए। तो अब मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है तो हमारे को इस टाइप के कुछ पावर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो याद होने चाहिए, वो हमारे काम आते हैं। तो आप जो है उन सभी पावर्स को यहाँ लिखें, ये तो याद रखनी ही रखनी है। अब मैं जल्दी जल्दी में कुछ और भी लिख रहा हूं, जैसे देखो 2 की पावर 2 तो कितना होगा 4, ऐसे ही 2 की पावर 3 तो कितना होगा 8, 2 की पावर 4 कितना होगा 16, 2 की पावर 5 कितना होगा 32, ये याद कर लेना, 2 को तो पक्का ही। 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 2 की पावर 7 कितना होगा 128, 2 की पावर 8 कितना होगा 256, 2 की पावर 9 कितना होगा 512, कितना होगा 512, 2 की पावर 10 कितना होगा 1024। ठीक है, ये याद रख लेना। क्लियर? तो 2 की पावर 2 से लेकर के 2 की पावर 10 तक का तो याद होना ही चाहिए। 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 याद होना चाहिए। 3 की पावर 5 भी अगर याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। 6 7 जितना याद रखना चाहो रखो, बाकी इतना तो रखना ही है। इसके अलावा आपको याद रखना है 5वें नंबर पर 4 की पावर 3 कितना होता है 64। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है 5 की पावर 3 कितना होता है 125। 6 की पावर 3 एक याद रखना आप, ठीक है। और 6 की पावर 3 कितना होता है तो 6 6 36, 36 से इंटू 6 कितना हो गया 216। ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद में आपको याद रखना है 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 कितना होता है तो सतो सतो 49, 49 इंटू 7 करोगे कितना आएगा 343, 343। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में आपके पास में आ जाता है 8 की पावर 3, अटू अटू 64, 64 इंटू 8, 64 इंटू 8 कितना होगा 512, क्योंकि 2 की पावर 9 512 होता है। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आ जाता है 10वें नंबर पर 9 की पावर 3। अब 9 में 81, 81 इंटू 9 729 कितना हो गया 729। ठीक है, ये याद रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, क्यूब्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, आपके काम आएंगे। ये जो है अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, वरना वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ में सभी बोलेंगे जल्दी से, क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, अपना नाम नहीं, ये बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर, जल्दी बोलो 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना होता है जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो 64, 7 कितना हो गया 128, 8 256, 9 512, 10 1024। इसके बाद में बात आ जाती है 4 की पावर 3 64, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 3 216, 7 की पावर 3 343, 8 की पावर 3 512 और फिर 9 की पावर 3 729। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि ये तो हमें याद हो गया मान लो, अब क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली किस पर बेस्ड, तो क्वेश्चंस आते हैं अपने फॉर्मूला बेस्ड। जो आपके कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप जल्दी से लिख लीजिए, जिन्हें अपन महत्वपूर्ण सूत्र के नाम से हेडिंग डाल करके लिख लीजिए, तो आपको आगे काम आएगी। और फिर मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर बस यही है क्वेश्चंस करना। तो महत्वपूर्ण सूत्र, ठीक है, लिखिए भैया लिखिए जल्दी से चलो। तो पहला आपका सूत्र आ जाएगा A की पावर m गुणा A की पावर n गुणा A की पावर p। मान लो आ गया, क्या आ गया A की पावर m गुणा A की पावर n गुणा A की पावर p। तो यहां आप देख रहे होंगे कि ए तीनों में ही जो आधार है वो समान है, और ऊपर अगर घात की बात की जाए तो m है n है और p है। तीनों घातें अलग अलग है, तीनों आधार समान है। तो जब भी ऐसा होगा कि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो तो क्या हो जाता है कि घातें जुड़ जाती है। तो m प्लस n प्लस p, समझ में आ गई बात। पहला पॉइंट क्या है, जब आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पर पॉइंट आ जाता है अपने पास में कि अगर ऐसा लिखा हुआ है A की पावर m, यानी 1 अपॉन में A की पावर m उल्टा, तो जब इसको आप सीधा करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा A की पावर-m हो जाएगा। m की जो है जो वैल्यू थी वो अब क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाता है। तो जब भी नीचे से आप ऊपर की तरफ किसी घात वाली संख्या को लेकर जाओगे तो उसकी जो घात है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर आपका आ जाता है 3, इसकी बात करेंगे। नंबर 3 पर आ जाता है
आपके पास फॉर्मूला ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन। क्या आ गया? ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन। तो अब इसे आप ये लिख सकते हो ए की पावर एम और गुणा में ए की पावर माइनस एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए की पावर एम गुणा ए की पावर माइनस एन। अब हमें ये पता है कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। अच्छा चौथा है क्या? ठीक है, हाँ ऐसे बता दिया करो, है ना। ये लो चौथे नंबर पे। तो अब बात करेंगे चौथे नंबर के फॉर्मूले की। तो अगर आपके पास आ जाए दो संख्याएं गुणा में हो, a इंटू बी हो, और उसकी पावर एक कॉमन दे रखी हो n, तो आप उसे क्या कर सकते हो? अलग अलग कर सकते हो। यानी आप उसे कर सकते हो a की पावर n गुणा b की पावर n। ठीक है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर अपना पॉइंट आ जाता है क्या? तो पांचवें नंबर पर पॉइंट है कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है, मतलब a की पावर में कुछ था और फिर पूरा ब्रैकेट बंद हुआ और उसके ऊपर भी कोई पावर आ गई, डबल पावर्स आ जाए, तो क्या हो जाता है? दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, ए की पावर एम एन हो जाता है। क्या हो जाता है? ए की पावर एम एन हो जाता है। समझ में आ गई बहन? क्लियर है? अच्छा बढ़िया है। तो फिर क्लियर है तो आगे लिखो, है ना। चलिए आगे लिखेंगे नंबर सिक्स नंबर पर। और सिक्स नंबर पर आपके सामने फॉर्मूला आ जाता है ए अपॉन में बी, और इस पूरे की पावर कितना आ गया? एन। ए अपॉन बी की पावर क्या आ गया? एन। तो आप इसे लिखोगे ए की पावर एन डिवाइड बाय बी की पावर एन। ठीक है। नंबर सेवन पर आपके सामने आ जाता है इसके बाद में क्या? तो ए की पावर जीरो बराबर आता है वन। ओ हो भाई साहब ये आ गए। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये होता क्यों है, किसी की भी पावर जीरो क्या वन होता है? पहला पॉइंट तो ये नहीं, किसी की भी पावर जीरो जो है वो वन नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। यहां पर एक कंडीशन होती है और वो कंडीशन अक्सर हम भूल जाते हैं, और कंडीशन ये होती है कि ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो की पावर जीरो वन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि जीरो की पावर जीरो वन नहीं होता। हाँ, इसके अलावा कोई भी संख्या हो, उसकी अगर पावर वन है, सॉरी पावर जीरो है, तो वो वन हो जाता है। ठीक है। ये सेवंथ पॉइंट था। एट्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि मान लीजिए अंडर रूट ए है, अंडर रूट बी है, अंडर रूट सी है, तो ये हो जाता है अंडर रूट में ही ए इंटू बी इंटू सी। समझ में आ गई बात? क्या होता है? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी था। ठीक है। तो उसका जब गुणा किया जाएगा इन सभी का, तो वो अंडर रूट कॉमन हो जाएगा और ए बी सी तीनों का गुणा हो जाएगा, तो अंडर रूट ए बी सी हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है। देखिए वैसे मुझे पता है कि आप सभी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, तो बहुत बड़े विद्यार्थी हैं, समझदार विद्यार्थी है, और क्लास को जो है एकदम अच्छे से देख रहे होंगे। लेकिन मैं इस टाइप से या इस एनर्जी के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा जो है देखिए आपके अंदर जो है यहाँ पर अट्रैक्शन बना रहे, या पूरा आपका ध्यान यहाँ रहे। ठीक है। बाकी ये मत सोचिएगा कि सर छोटे बच्चों के लिए पढ़ा रहे हो, ऐसे पढ़ा रहे हो, है ना। पर बाकी हमारा काम यही है कि हम 11 12th को आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं, तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहना पड़ता है। तो आप सभी लोग भी जो है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी के साथ में लगातार पढ़ते रह रहे हैं। ठीक है। चलिए ये नहीं दिमाग में लाए कि ओ हम तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हम तो बड़े विद्यार्थी हैं। बड़े विद्यार्थी हो, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन पढ़ाई के साथ में बड़े मत बनिए। ठीक है। चलिए नवा पॉइंट लिखेंगे आप सभी लोग, एन अंडर रूट ए लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? एन अंडर रूट ए लिखा हुआ हो, और इस पूरे की पावर अगर एन दे रखा हो, पूरे की पावर क्या दे रखा हो? एन दे रखा हो, तो ये हो जाता है वापस से ए, है ना। ये क्यों होता है? देखिए nth अंडर रूट ए लिखा है, उसका मतलब होता है ए की पावर वन अपॉन एन। क्लियर? जैसे देखो अगर कहीं लिखा होता है ना रूट ए, तो रूट ए का मतलब होता है ए की पावर वन अपॉन टू। लेकिन कहीं लिखा हुआ हो क्यूब रूट ऑफ ए, यानी कि थ्री अगर पावर आगे लगा रखी हो, तो आप इसे लिखोगे क्या? ए की पावर वन अपॉन में थ्री। ऐसे ही अगर कहीं लिखा हुआ है एन रूट ऑफ ए, तो आप लिखोगे ए की पावर वन अपॉन में एन। क्या लिखोगे? ए की पावर वन अपॉन में एन लिखोगे। ए की पावर वन अपॉन में एन है,
यहां पर भी क्या हो गया फिर ए की पावर 1/n, और उस पूरे की भी पावर क्या आ गई वापस से n। तो अब क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला ए की पावर m की पावर n मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, n से n कट यानी a आ जाएगा। क्लियर? तो ये मैं जो है मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। तो ये इस प्रकार से जो है ए आ जाता है। ठीक, इस टॉपिक को हल्के में मत लेना भाई। चलिए 11वां पॉइंट आप लिखेंगे, एम अंडर रूट एन अंडर रूट ऑफ ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एम अंडर रूट एन अंडर रूट ए, यानी दो बार अंडर रूट आ जाए, वो भी पावर अलग अलग है। देखो एक बार एम है एक बार एन है, यानी कि ए की पावर 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। ऐसा अंडर रूट तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये ए की पावर 1 में एम एन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और इसे जो है आप ये भी लिख सकते हो, क्या, एम एनथ रूट ऑफ ए, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो ये कुछ जो है फॉर्मूलाज थे जो आपको याद होने चाहिए। अब फिर इसके बाद में सीधा अपन क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हैं, जो आपके फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, या और भी जहां कहीं भी ये नंबर सिस्टम टॉपिक तो वैसे हर एग्जाम में है लगभग, तो वहां किस टाइप से पूछा गया है आपको वो भी क्वेश्चंस बताए जाएंगे। हालांकि अभी रिसेंट 2023 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है, उसके अंदर भी इस ही इन्हीं फॉर्मूलों से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था। अपन उसी से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई बेसिक क्वेश्चन, हार्ड टफ क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए लिखिए जल्दी से। तो चलिए, आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। मैं आगे बढ़ता हूं, तो अपने पास में आ जाता है अब बढ़िया सा सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन ही उठा रहा हूं मैं। लिखिएगा, सेकंड ग्रेड का ही क्वेश्चन है, इसलिए बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, क्योंकि मैं नोट्स के अंदर ही पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। अलग से पीवाईक्यू आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन था 3 की पावर 2 गुणा 9 की पावर y गुणा 3 की पावर -y/2 की पावर -2 माइनस 27 की पावर y। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 इंटू 9 की पावर y इंटू 3 की पावर -y/2 की पावर -2 माइनस 27 की पावर y। ठीक है, और फिर दे रखा था नीचे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3x। ठीक है, और ये बराबर दे रखा है किसके, तो ये बराबर दे रखा था 1/27 के। ये किसके बराबर दे रखा था, 1/27 के। और ये सेकंड ग्रेड 2023 में ही आया है। तो आपसे पूछा गया था इसमें, तो x माइनस वाई का मान है। ठीक है, मैं ऑप्शंस वगैरह नहीं दे रहा हूं, सीधे सीधे करिए इसको सॉल्व। 2023 तो देख लीजिए, रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे अपन इसको तो मजा आ जाएगा, और आप लोगों को भी पढ़ने में मजा आ जाएगा, है ना। जल्दी करिएगा, फटाफट इसका आंसर दे देंगे जल्दी से। कर लिया हो तो फटाफट इसका आंसर बताइए भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम ही। देखिए अब कैसे जो है अपन ने पीछे चीजें लिखी है वो काम आएगी, और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है ना 9। ठीक है, तो 3 की पावर 2 को मैंने लिख दिया मान लो 9, इनटू में कर दिया 9 की पावर y जो है दिया रखा, इनटू में। अब इसका देखो 3 की पावर -y/2 और उसकी पावर -2, तो -2 इंटू -y/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये आ गया 3 की पावर y। क्या आ गया, 3 की पावर y आ गया। फिर माइनस 27 को अपन ने क्या लिखा था अभी, 3 की पावर 3। अब 3 की पावर 3 है और उसकी भी पावर y है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3y हो जाएगा। क्लियर? 3 की पावर क्या हो गया, 3y हो गया। फिर डिवाइड 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8 इंटू 3 की पावर 3x है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रख देते हैं, 3 की पावर
3x बराबर में ये कितना है 1/27 है। क्लियर, 1/, कितना है 27 है। अब देखिए ऊपर वाले को 3 की पावर y है, इधर 3 की पावर ये y की और इधर है 9, तो 9 को लिख सकते हैं अपन, देखो 3 की पावर 2, 9 की पावर y को लिख सकते हैं 3 की पावर 2y और इंटू में 3 की पावर y। तो जब तीनों का बेस इक्वल हो गया, ये वाला स्टेप सॉल्व हो रहा है, ये वाला केवल इतना सा, तो ये हो जाएगा भाई y 9 को लिखा 3 की पावर 2, 9 को लिखा 3 की पावर 2 और ऊपर y था तो 3 की पावर 2y हो गया और इधर 3 की पावर y था ही। जैसे ही इसको अब लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 की पावर 3y प्लस 2, ये बन गया 3 की पावर 3y प्लस 2 और माइनस में अपने पास में 3 की पावर 3y चल ही रहा है और डिवाइड में ये जो है अपने पास 8 इंटू 3 की पावर 3x है वो चलता रहेगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग जो है एक चीज समझ पाए होंगे, और वो चीज क्या समझ पाए होंगे, देखिए कि इधर क्या लिखा हुआ है 1/3 की पावर 3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 3 लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात। तो क्या मैं एक चीज कर सकता हूं? हाँ सर, कर तो सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो अपन ये कर सकते हैं कि इसके अंदर ये जो 3 की पावर 3y प्लस 2 है, इधर 3 की पावर 3y है, इधर नीचे आ गया 3 की पावर 3x, तो इस सभी को ही अपन अगर क्या कर ले वे, कॉमन जो पार्ट आ रहा हो उसको कॉमन लेकर के बाहर ले ले वे, तो शायद कुछ चीजें कट जाएगी और अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं इसको आगे अब इधर सॉल्व कर रहा हूं। ऊपर से 3 की पावर 3y कॉमन ले लो, 3 की पावर 3y जैसे ही कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, केवल 3 की पावर 2 और उसमें -1 और इधर आ गया 8 इंटू 3 की पावर 3x बराबर में 1/3 की पावर 3 चलता रहेगा। ठीक है, अब 3 की पावर 2 होता है 9 और 9 - 1 होता है 8 और नीचे भी है एक 8, तो 8 से ये पूरा 8 कट गया, 8 से 8, इतना तो समझ में आता होगा, सेकंड गेट की प्रिपरेशन है भाई। तो अब देखिए क्या हो गया, अभी ये 8 से 8 कटने के बाद ये आ गया 3 की पावर 3y डिवाइड बाय 3 की पावर 3x बराबर 1/3 की पावर 3। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर इतना लेंथी एग्जाम में करना है क्या? नहीं भाई, एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ मेरा काम है कि मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊं, इसलिए मैं इतना डिटेल के अंदर आराम से लिख रहा हूं। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो है आप इसको ऊपर ले जाइए और इसको भी ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3y माइनस 3x और इधर आ जाएगा 3 की पावर -3। क्लियर, अब देखिए कि दोनों ही तरफ जो आधार है वो सेम है। आधार क्या है? सेम है, तो घाते भी क्या होगी? बराबर होगी। अब ये छोटी सी चीज है जो क्वेश्चन के अंदर ही आपको याद रखनी है, हर क्वेश्चन में ये वैलिड है। क्या कि जब दोनों तरफ के आधार बराबर हो तो घाते भी बराबर हो जाती है, और जैसे ही घाते बराबर हुई तो ये बन गया आपका, कॉमन ले लिया मैंने 3 को और इसको मैंने बना दिया क्या, 3y माइनस एक्स बराबर -3। अब 3 से 3 तो कट गया और x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर, तो इस प्रकार से आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बताइए कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता तो क्या इतनी आसानी से और इतनी सी जगह में इतना फास्ट हो जाता? नहीं होता। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखें, ये बात सही है, लेकिन क्यों ना हम नंबर सिस्टम टॉपिक है या जो 10th के 2-3 टॉपिक्स हैं उनको इतना अच्छा कर ले वे कि उनसे आने वाले 5-6 क्वेश्चन तो 100% अपने सही हो, वो तो कम से कम अपने नहीं अटके। मैं बता दूं आपको, कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनसे ये क्वेश्चन तक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के पीछे, कोई 12th वाले टफ टॉपिकों के पीछे ही भाग रहा था, 3 दिन 2 दिन उनके बीच में उलझा हुआ था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि नंबर तो
ये क्वेश्चन करूं, चाहे 3D का करूं, चाहे 2D का करूं, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन का करूं, चाहे इंटीग्रेशन का करूं, सभी के इक्वल है। सीधी सी बात है। तो क्यों ना हम सिंपल सिंपल चीजों को सीखें। तो ये था आपका क्या, घातांक नियम का पहला क्वेश्चन। अभी और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। एक बार आपको दिखा देता हूं, और फर्स्ट ग्रेड में जो आए हुए क्वेश्चन है वो एक अपन क्वेश्चन करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ठीक है। करिए जल्दी से, देखो क्वेश्चन, चलिए पीले पेन से ही लिखता हूं ताकि अच्छे से दिखेगा। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना आप। क्वेश्चन था समीकरण युग्म, यानी कि इक्वेशन कपल है अपने पास में, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81। ठीक है, एक तो ये दे रखा है। दूसरा दे रखा है कि 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, और इनका हल बताना है, का हल है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कि x बराबर होगा 2, y बराबर होगा 1। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन है x बराबर होगा 17/8 और y बराबर होगा 15/8। ठीक है, सी ऑप्शन है आपके पास x y दोनों बराबर होंगे 2 के, और डी ऑप्शन था आपके पास में x बराबर 5/2, y बराबर 15/8। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है आपके आया हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई क्वेश्चन जो है मर्जी से करवाए जा रहे हैं। आपको इस टॉपिक में तो मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आए हुए हैं। ठीक है, देखिए, हाँ दूसरे टॉपिक जो टफ है उनमें थोड़ी बहुत अपन प्रैक्टिस दूसरे क्वेश्चंस की भी करेंगे। अब देखिए, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 है। अब इसको मैं लिख लू 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 81 को क्या लिखूंगा, 3 की पावर 4। बताया अभी जस्ट पीछे, देखो ऐसे ही ये काम आएगा। मैंने बताया ना कि जो पावर वाली चीजें याद रखोगे उतनी ये ऐसे काम आने वाली है। ठीक है अपने, चलिए तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 4, क्योंकि आपको पता है दोनों तरफ आधार बराबर है तो घाते भी बराबर। फिर इधर देखिए, 81 की पावर x माइनस वाई है, तो उसको भी क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 और उसकी पावर x माइनस वाई बराबर में है 3। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर में अपने पास में 1। क्लियर, 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया, 4 इंटू एक्स और 4 इंटू वाई करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर में आ गया 1। और इधर है x प्लस वाई, तो अब दो इक्वेशन आ गई कि x प्लस वाई बराबर तो है 4 और x माइनस वाई बराबर है 1/4। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे ये कट हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और 2x बराबर क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1/4, और ये हो जाएगा कितना, 17/4। 2x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया, 17/8। अब जैसे ही x बराबर 17/8 आया, ऑप्शन चेक कर लो कि कहीं एक ही ऑप्शन तो ऐसा नहीं है। और बिल्कुल आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें x बराबर 17/8 है। और अब आप सॉल्व करना चाहो तो कर भी सकते हो, कर लो। देखो x की वैल्यू कितनी है, 17/8 माइनस वाई बराबर 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 17/8 माइनस 1/4 बराबर हो जाएगा y। ये आ गया इधर 8, ये आ गया 17, 4 दूनी तो ये 2, तो ये कितना आ गया y बराबर 15/8 आ गया। बस ये लो सॉल्व। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और आप देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाता। समझ में आई बात, तो पूरे सॉल्व भी नहीं करने होते, कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। छोटे छोटे से क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको अब होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप करिएगा, है ना। आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, छोटा सा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन है कि 8 की पावर x प्लस 5 बराबर में है 64 की पावर x प्लस 3। ठीक है, x का मान ज्ञात करें। अब ये कोई क्वेश्चन मैंने चेक नहीं किया है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसलिए आप जो भी आंसर आए बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगली क्लास के अंदर ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया हो
तो अब आगे की तरफ अपन जो है बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब जो है अपन इक्विल्स डिवीजन लाइमा जो है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, बेसिकली वो कुछ भी नहीं है, आप जो डिवीजन करते हो आपको पता ही है भाग कैसे देते हैं, बस वही है। ठीक है, लेकिन नाम जो है इसका दिया गया है, तो आप नाम जो है वो जरूर लिख ले हुए, इक्विल्स डिवीजन लाइमा। तो क्या ये जैसे ही नाम आएगा ना तो बच्चों, हो भाई साहब पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे कुछ नहीं है, ये वही है, गुणा भाग जोड़ बाकी गुणा भाग ही है, और कुछ नहीं है। देखो ये भी क्या है, ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये होता है जहां पर आप लिख सकते हैं, जहां जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर, लेकिन हमेशा छोटा होगा बी से। हमेशा छोटा क्या होगा, ये बी से छोटा होगा। और एक चीज इसमें और है कि ए जो है वो आपका हमेशा बड़ा होगा बी से। समझ में आ गई बात? बस बस सर, हाँ भाई यही है। अरे ये कहता है कि एक कोई संख्या है, आप उस संख्या को ऐसे जो है टुकड़ों में तोड़ सकते हो। जैसे देखिए, मान लो 75 है। क्या है? 75। अब 75 के अंदर मान लीजिए मैं किसी संख्या का भाग देता हूं, है ना, मैं इसको दूसरे फॉर्म में आपको दिखाता हूं। देखो ये क्या लिखा है वो दिखाता हूं। तो मान लीजिए 75 है अपने पास में, और उस 75 के अंदर मैं भाग देता हूं किसका? 8 का भाग देता हूं, मान लो 8 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितना आएगा? 72। माइनस करने पर कितना आ गया? 3। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें ए बी क्यू और आर कौन कौन है। ए है ये, ठीक है, ये है आपका आर। क्या है ये? आर। और ये जिससे भाग दिया गया है वो है क्वोशिएंट। ठीक है, और ये है आपका बी जो आया है भागफल। बस समझ में आ गई बात? तो यहां पर ए बी क्यू आर का कोई अलग अलग मीनिंग नहीं है, ये बस जो आप भाग देते आ रहे हो वही चीज है। और इससे रिलेटेड ऐसा ही क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा डरो मत आप। ओ भाई साहब नाम आ गया है तो इक्वल डिवीजन लाइमा क्या है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें आर की वैल्यू आपको भी पता है कि जो आपका यहाँ पर शेष फल बचा है, ये जो है आपका क्या है? शेष फल है। क्या है ये? शेष फल है, रिमाइंडर है। और शेष फल जो होता है वो शेष फल हमेशा क्या होगा? तो शेष फल हमेशा जीरो से तो बड़ा ही होगा, नेगेटिव नंबर थोड़ी होगा। या जीरो के बराबर हो सकता है, पूरा पूरा भाग गया तो, या फिर बी से तो छोटा ही होगा। सर ये बी कौन है? अरे भाई जो भी यहां पर आ रहा होता है उससे तो ये छोटा ही होता है ना, उससे थोड़ी बड़ा हो जाता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? बस तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। छोटी सी चीज है, बस ये आपको पता होनी चाहिए, मैंने बता दी। क्लियर आपसे? अब जो है बस ये ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मेट है वो याद रख लेना। या तो सीधा सीधा पूछ लेंगे कि इक्वल डिवीजन प्रमेय जो है वो कौन सी है, तो ये फॉर्मेट याद होगा तो काम आ जाएगा। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है कि कोई संख्या है जिसके अंदर इस संख्या का भाग दिया जाता है, तो बताइए कि आर कितना बचेगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसी ऐसी दो इक्वेशन दे दी जाएगी, है ना, और वहां पर फॉर्मेट बनाकर पूछ लिया जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एसएससी, रेलवे, इनमें आते हैं, तो वहां से मैं जो है क्वेश्चन एक दो उठा करके आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, आज बस इतना समझ लीजिए कि इक्वल डिवीजन लाइमा ये होती है। ठीक, चलो इसी में एक चीज और याद रख लो, काम ही आएगी। क्या सर? दूसरी चीज देखो, एक दूसरी इसमें और याद रख लो कि किसी भी संख्या का एच सी एफ यानी मसप और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक लसप, ये लसप और मसप दोनों का गुणा करते हैं तो जो संख्याएं होती है वही आ जाती है। तो नंबर फर्स्ट, दो संख्याएं होगी आपके, तो एक ले ली नंबर फर्स्ट और एक ले ली नंबर टू। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना कि एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर होता है नंबर वन इंटू नंबर टू, यानी दो संख्याएं जो है उनका गुणन। ठीक है, बस इसको लिख लीजिए। इसके बाद में
एक आपके सिलेबस में दे रखा है आगे नया टॉपिक क्या, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, लिख लीजिए। आधार मतलब ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, इंग्लिश में ही है तो लिख लो इसको। अब पहले फिर मैं समझाता हूं। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब ये क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, बेसिकली कि आपके पास में कोई भी एक संख्या है, मान लो क्या है, कोई भी एक संख्या है, जैसे अपने पास में है 28 उदाहरण के लिए, और एक आगे उदाहरण ले लेते हैं 32। तो अब ये जो संख्याएं हैं, इस संख्या को अपन प्राइम संख्याओं के यानी कि अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में लिख सकते हैं, बस। तो किसी भी एक बड़ी संख्या को तोड़ करके आप जो है प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इधर जैसे 28 है, 28 को आप क्या लिखोगे, तो देखो 2 × 14 लिख सकते हो। आगे इसी को तोड़ो, अब एक मिनट, है ना, अब देखो 2 × 14 आ गया। अब इसी को आगे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 14 को लिख सकते हैं 2 × 7। अब 2 भी आपको पता है कि एक अभाज्य संख्या है और 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो क्या इसे अपन ने अभाज्य संख्याओं के गुणन में नहीं लिख लिया 28 को। बस यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ठीक है। ये लो एक उदाहरण दूसरा, इधर देखो 32 का क्या लिखेंगे, तो 2 × 16, फिर आगे तोड़ा तो 2 × 2 × 8, 16 को क्या लिखेंगे भाई, 2 × 8। फिर आगे तोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 8 को क्या लिखेंगे, 2 × 4। फिर आगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 4 को लिखेंगे 2 × 2। आखिरकार ये क्या बन गया, 2 की घात 5, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। तो 32 को आप जो है कैसे लिख सकते हो, 2 की घात 5 में, और 2 क्या है, एक प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 2 × 2 × 2 2 × 2 लिख दिया, क्लियर। और आपकी इच्छा कर रही हो तो लो मैं आपको एक और करवा देता हूं, तीसरा उदाहरण। कोई भी संख्या आप ले सकते हो, कोई भी, ठीक है ना, आपकी इच्छा करे वो, जैसे 100 ले लो, क्लियर। अब 100 को क्या करोगे, तो 2 × 50 लिखोगे। फिर आगे देखो 2 को 50 को क्या लिखोगे, 2 × 25। फिर आगे देखो, अब 2 × 2 तो हो ही चुका है, 25 को क्या लिखोगे, 5 × 5। बस 2 और 5 दोनों की दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो आ चुका है। तो ऐसे ही अपन ने देखा कि 28 है, 100 है, 32 है, इनको अपन ने तोड़ करके अभाज्य संख्याओं के गुणन में लिखा है। और आप इसी प्रकार से किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हो। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि आपके अंक गणित की आधारभूत प्रमेय जो है वो यही है कि किसी भी संख्या को तोड़ करके हम अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और आप देख सकते हो ऐसे ही चौथा उदाहरण और आपको देखना हो तो, जैसे 54 है मान लो, तो क्या लिखोगे, 2 × 27। फिर इसको क्या लिखोगे, 2 अब 27 को आप क्या लिखोगे, तो 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 27, 27 × 2 = 54, बस। तो 2 और 3 के फॉर्म में लिख दिया। अब आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने 54 को कौन कौन सी प्राइम संख्याओं में लिख सकते हैं, तो 2 और 3 के फॉर्म में, ठीक है। ऐसे कोई भी 4 संख्या दे देगा और वहां पूछ लेगा, तो आप वहां जो है फिर क्या कर पाओगे, इस प्रकार से फैक्टराइजेशन करके आपको देखना होगा कि इस संख्या को कितनी संख्याओं में तोड़ सकते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों को। बस और तोड़िए लो, 5वें नंबर पर आपकी इच्छा कर रही हो तो 64 को तोड़ते हैं, सॉरी 68 को तोड़ते हैं। लो 64 तो 8 की पावर 2 है ना, और 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो 6, इसलिए नहीं तोड़ना। 68 को तोड़ो, क्या लिखोगे, 2 × 34। फिर इसको क्या लिखोगे, 2 × 2 × 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, बस टूट गया, खेल खत्म, पैसा आ जाओ, ठीक है।
तो इस टाइप के जो है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ में आपका आज यह संख्या पद्धति टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। और अगला टॉपिक अपन जो है बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेंगे, और वो लेकिन रहेगा आपके कौन सी क्लास का, तो 12th क्लास का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको जो है ये देखिए 10th का जो बेसिक टॉपिक जिसकी आगे अपने को नीड रहेगी वो मैंने करवा दिया। अब मैं आपको सीक्वेंस वाइज जो है एकदम अच्छे से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब अपन 12th वाले पोर्शन को थोड़ा सा फोकस करेंगे, बाद में जो है अपन उसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद द फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।